Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I am Sajad Hussain, your teacher. Welcome to my classes. आज हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे जो क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का हमने जो पढ़ा था पिछले वाले जो सेशन है उसमें चैप्टर का जो टाइटल था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बताएंगे, इससे पहले हमने बताया था कि जंगलों में जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, इनके काजेज़ क्या हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके काजेज़ पे कि हम डिफॉरेस्टेशन आखिर करता क्यों है इस पे तवज्जो देंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, ज़मीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत जब पड़ जाती हैं तब हम क्या करता है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। जब किसी भी जगह पर हम कारखाने बनाने की कोशिश करते हैं, जब किसी भी जगह पर हम डैम्स बनाने की कोशिश करते हैं, जब किसी जगह को हम कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं तो हम जंगलों को काटते हैं, ठीक है। In 1600, approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. Now that figure there has gone up to about half. As population increased over the centuries and demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. अगर हम बात करेंगे 1600 में तकरीबन एक मतलब 1/6 छः हिस्से में से एक हिस्सा, ठीक है, एक छठा हिस्सा, ठीक है, छः हिस्से में से एक हिस्सा हिंदुस्तान का जो सरजमीन है वो कल्टीवेशन में आते जा रहा है, ठीक है। मतलब लोग रोज़ बरोज़ एग्रीकल्चर फील्ड को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे पहले जंगल था, बाद में उस जंगल को काटते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल कोई ज़मीन बनाते हैं ताकि वहाँ पे कुछ उगा कर फसल हासिल कर सकें। तो अल्टीमेटली जंगलों को ही काटना पड़ता है। जब लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो धीरे धीरे जंगलों का जो कटाव है, जो कटौती हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अभी जो फिगर है वो 1600 में 1600 में कितना था, हर छः हिस्से में से एक हिस्सा हिंदुस्तान का किस में आता था, कल्टीवेबल लैंड में आता था, जहाँ पे लोग खेत बनाते थे वगैरह वगैरह, जो फसल हैं वो उगाते थे, ठीक है। लेकिन अभी उसका जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उससे भी ज़्यादा ज़मीनें जो है आप जंगलों को काटने लगा है, उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बनाने लगा है। जब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाते हैं, सेंचुरीज़ जब सदियां गुजर गए तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते हैं तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ जाते हैं, लोगों का जो फूड डिमांड्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है, जब खाने वाला ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पीजेंट्स ने क्या किया, फिर धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो इन लोगों ने, पीजेंट्स और फार्मर्स ने अपने खेत को या अपने ज़मीन को एक्सटेंड किया। पहले फॉर एग्जांपल एक फार्मर का ज़मीन छोटा हुआ करता था, अब उस ज़मीन को वो एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे, उसकी ज़मीन के बाउंड्री पर जो दरख्तें हैं उनको वो काट के फेंक देंगे ताकि उसकी अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को बड़ा कर सकते हैं। जब वो अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड को बड़ा कर सकते हैं तब उसका फील्ड बड़ा होगा। जब उसका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो बड़ा होगा तो उससे फसलें ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो लार्ज पॉपुलेशन को आराम से राशन मुहैया कर सकता है, ठीक है। तो जब जब पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं तो खेतों पर भी, फसलों पर भी ज़्यादा प्रेशराइज आ जाते हैं, डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है ये तो होगा, तो जंगलों को ही काटना पड़ता है, क्योंकि खेत को जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक फसल आएंगे कहाँ से। और खेतों को बड़ा करने के लिए किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े दरख्तों को काट देते हैं। तो न्यू लैंड, नए नए ज़मीनों को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे पहले फॉरेस्ट होते हैं, फिर आप क्या करेंगे, इंसान दरख्त तो खा नहीं सकते हैं लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड को बनाना ही पड़ता है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे जंगलों को काटते हैं और वहाँ पे नए नए ज़मीनों को कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों के टाइम पर बहुत सारे ज़मीन जो है कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया अपने ज़ाती मफाद के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज इट
the production of commercial crops like jute, sugar, wheat, and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production. अब अंग्रेज़ों के दौर में जंगल की कटौती, सारे जंगल का जो कटाई है वो ज़्यादा हो गया, और भी ज़्यादा हो गया। अंग्रेज़ों से पहले जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन था वो जंगल काटते थे, किस लिए? ताकि उस पर मतलब जंगल जहाँ पे दरख्त काटा है वहाँ पर आराम से ज़मीन पर खेत बना सकते हैं और उस खेत पर फसल उगाकर हिंदुस्तान के लोगों को आराम से खिला सकता है, लार्ज पॉपुलेशन को। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपने मफाद के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया कॉलोनियल रूल पर, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने क्या किया? कमर्शियल क्रॉप्स उगाना शुरू किया। कमर्शियल क्रॉप्स उन फसलों को कहते हैं जिसकी वजह से जिनको आप बेच कर पैसे कमा सकता है, जैसे जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। ये कुछ ऐसे फसलें थे जो हिंदुस्तान में उगते थे और अंग्रेज़ों ने इन 4-5 फसलों को उगाने के लिए हिंदुस्तान के बहुत सारे जंगलों को काट कर फेंक दिया, ताकि वहाँ पर हिंदुस्तान के मज़दूरों से, पीजेंट से, फार्मर से काम करवाएं और काम करके इन जो कॉटन है, वीट है, शुगर है, जूट है, इंडिगो है, रबर है, कॉफ़ी है, टी है, जो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन है वो हिंदुस्तान में उगाते थे। और जब ये तैयार हो जाते थे तो इसको यूरोप के मार्केट में बेच देते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता था। एक तो इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था, दूसरा जंगलों को काटना भी अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के लिए। ये जो जूट, शुगर, वीट, कॉटन है, इन फसलों का डिमांड इंडियन मार्केट में उतना नहीं था, लेकिन यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा था। अब यूरोपियन मार्केट में जब इनकी ज़्यादा डिमांड था तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ये सारे फसलें उगाना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हिंदुस्तान की जंगलों को काटकर एग्रीकल्चरल फील्ड बनाए गए और अल्टीमेटली इन सारे फसलों को मेहनत हिंदुस्तानी करते थे और पैसे और मफाद या फ़ायदा जो है वो ब्रिटिश हासिल करते थे। क्योंकि जब कॉफ़ी, टी या शुगर, जूट और वीट हैं, जब वो हिंदुस्तान में तैयार होते थे तो उनको आराम से बेचने के लिए यूरोप के मार्केट में ले जाता था और अपने जो मतलब ज़ाती इंटरेस्ट है उसको पूरा करता था। यूरोप में इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कीमत थी। यूरोप में ये जो जूट हैं, इन सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी था और इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आ जाते थे। अब सेकंड कारण हम यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेज़ों के टाइम पर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ। पहले एक तो मैंने बताया कि जूट, वीट, रबर, इनको उगाने के लिए ज़मीन कम पड़ गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने जंगलों को काट कर सारे जंगलों में बहुत सारे जगहों को एग्रीकल्चरल फील्ड बनाया और इन फसलों को उगा कर वहाँ पे मतलब ब्रिटेन में आराम से बेच सकता है। सेकंड, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 to and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares. पहला कारण तो मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने जंगलों को क्यों काटा, ताकि वहाँ पर ज़मीन बनाकर फसलें उगाकर जूट, कॉफ़ी, रबर, कॉटन वगैरह आराम से यूरोप की मार्केट में बेचकर ख़ुद जो है पैसे कमा सकता है। दूसरा कारण ये है कि अंग्रेज़ सोचता था कि जो ब्रिटिशर हैं वो सोचते थे ये जो जंगल है हिंदुस्तान के सारे बेकार हैं, ये यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड एनिमल रहते हैं, वाइल्ड पीपल रहते हैं, इन जंगलों को कोई जो है फ़ायदा नहीं है, ये जंगल जो है अनप्रोडक्टिव हैं। करना क्या चाहिए? इन सारे जंगलों को काटना चाहिए, काट पर यहाँ पर क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चरल फील्ड बनाना चाहिए, ताकि यहाँ से प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू कीमती हम फसलें उगा सकें और पैसे कमा सकते हैं। खाली जंगल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने जब ये सोचा तो इन्होंने सोचा कि इसकी वजह से जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे जंगलों को काटेंगे, वहाँ पर ज़मीन बनाएंगे, फसल उगाएंगे, जैसे कीमती जो फसलें हैं, इंडिगो हैं, रबर हैं, टी हैं, प्लांटेशन हैं,
इन सब को जब उग जाएंगे तो हम आराम से यूरोप के मार्केट में बेच सकते हैं। खाली यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के लिए और ब्रिटिश सरकार के लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। इस तरीके से हिंदुस्तान की कंट्री का और ब्रिटिश की जो सरकार है उसका क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाएगा। तो ये सोचकर जो है दूसरा कारण ये था कि बहुत सारे जंगलों को अंग्रेज़ों ने काटना शुरू किया। अगर हम देखेंगे तो 1880 और 1920 के बीच में, 1880 और 1920 के बीच में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जंगलों को काटा और काट कर क्या किया, कल्टिवेटेड एरिया बनाया, वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड बनाया, ताकि वहाँ पर जो फसल हैं कीमती और कमर्शियल उसको उगाकर, अंग्रेज़ का ये आइडिया था कि इन कीमती फसलों को उगाकर पैसे कमा सकते हैं, जंगलों को रख कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो तकरीबन 1880 और 1920 के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है यहाँ पर क्या होता है, कल्टिवेटेड ज़मीन में कन्वर्ट करते हैं। पहले 6.7 मिलियन जितना ज़मीन है उतना दरख्त हुआ करता था। तो 1880 और 1920 के इस लगभग 50-60-80 साल आते हैं, इस बीच में क्या करते हैं वो 30-40 साल आते हैं, इस बीच में वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर जंगलों को काट कर कल्टिवेटेड एरियाज़ में कन्वर्ट करते हैं और फसल उगाना शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों का ये भी मकसद था जंगलों को काटने का। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plough, forest have to be cleared. हम उस टाइम पर जो हिंदुस्तानी हैं ख़ुद भी हम बहुत सारे जंगलों को काटते थे, और जो ब्रिटिश थे वो तो जंगलों को एक्सप्लॉइट करने में लगे थे, क्योंकि उनका ज़ाती फ़ायदा यही था कि जो कीमती कॉटन और जूट हैं, इंडिगो हैं, उनको उगा कर क्या करें, यूरोप के मार्केट में बेचने के लिए ले जाए और आराम से पैसे कमाएं। लेकिन हम कभी ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो हम जंगलों को काटते हैं उसकी वजह से हम ज़मीन को कल्टिवेबल तो बनाते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड तो बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे जंगलों को ट्रीज़ को क़ुरबानी देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर के लिए नुकसान कर रहा है। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, अब धीरे धीरे क्या किया, स्लीपर्स जो ट्रैक होते हैं, जो रेलवे का जो मतलब पटरी होते हैं, ट्रैक, वहाँ पर जब पटरी होते हैं वहाँ पर स्लीपर के लिए भी जंगलों को काट कर इस्तेमाल करने लगे। कौन? अंग्रेज़। स्लीपर यहाँ पे लिखा है वुडन प्लैंक्स लेट अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपके पास रेलवे ट्रैक तो हैं, ठीक है, अक्रॉस रेलवे ट्रैक, लेकिन उसके जो ट्रैक हैं, जो पटरी हैं रेल का, उस पर भी वुडन प्लैंक्स, मतलब जो लकड़ी का जो प्लैंक्स होता था, जो अलग अलग टाइप के शेप्स के जो लकड़ी होते थे, वो भी रेलवे ट्रैक के अक्रॉस हर जगह बिल्कुल बिछा के रखते थे, ताकि वो क्या करें, रेलवे के ट्रैक को बांध कर रखें और उसको क्या करें, अपने पोजीशन पर रखें। तो मतलब स्लीपर्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए भी क्या किया, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जंगलों को काट कर वहाँ पर बिछाना शुरू किया, जो कि स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स होते थे। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained it without ships? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on the massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. यहाँ पे कहते हैं कि 19वीं सदी के अर्ली में, मतलब शुरुआत में, ओक फॉरेस्ट, ठीक है, इंग्लैंड में एक जंगल था, फॉरेस्ट था जिसका नाम था ओक फॉरेस्ट। वो जो है धीरे धीरे उसमें दरख्तें कम होते जा रहे थे, क्योंकि इस फॉरेस्ट में ज़्यादा टिम्बर था, ठीक है, जो कि रॉयल नेवी को ज़रूरत पड़ता था। रॉयल नेवी मतलब ब्रिटिश के उस टाइम पर जो समंदरी जो फ़ौज हैं, जो समंदरी सफ़र करने के लिए जो जहाज़ या शिप बनाते थे, समंदरी जहाज़ बनाने के लिए उस लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, ओक की। ओक इस ट्री का नाम है, एक फॉरेस्ट होता था ओक फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ता था। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टिम्बर थे वो सब कुछ
इंग्लैंड के नेवी ने, समुद्री फ़ौज ने समुद्री जहाज़ों में इस्तेमाल करने के लिए इस फॉरेस्ट में जो भी लकड़ी था सब कुछ ले गया। तो इंग्लैंड का जो फॉरेस्ट था वो क्या हुआ, खाली हुआ। इसलिए जो इंग्लिश पीपल था इन्होंने क्या किया, अब इंग्लैंड में तो ओक ट्री जो है वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने सर्वे किया हिंदुस्तान में कहीं ओक ट्री तो नहीं है। हिंदुस्तान में टिम्बर हासिल करने के लिए जो ओक होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टिम्बर होते हैं, लकड़ी होते हैं, उसको हासिल करने के लिए इंग्लैंड से सर्वे टीम आ जाते हैं और हिंदुस्तान में आकर सर्वे करके चला जाता है कि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ओक फॉरेस्ट हैं, ओक ट्री हैं, टिम्बर्स हैं, जिनको हम क्या कर सकता है, अपने जो इंग्लैंड का जो नेवी है, समंदरी फ़ौज हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उनके लिए हम आराम से समंदरी जहाज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए शिपिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये सर्वे किया तो इंग्लैंड वाले ने क्या किया, इंग्लैंड से हिंदुस्तान आया और 1820 में सर्च पार्टी आ गया, हिंदुस्तान में आकर सर्च किया कहाँ कहाँ पे ओक ट्री हैं, कहाँ कहाँ पे टिम्बर पाए जाते हैं। फिर क्या किया, अल्टीमेटली हिंदुस्तान में से सारे टिम्बर्स को धीरे धीरे काट कर इंग्लैंड ले जाना शुरू किया और हिंदुस्तान में जो भी थोड़ा सा जो टिम्बर बचा था वो भी इंग्लिश जो पीपल्स थे उन्होंने लेना शुरू किया। The spread of railways from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives, was needed as fuel, and to lay railway line sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers. जब धीरे धीरे 1850 में हिंदुस्तान में क्या किया, कॉलोनियल रूल के टाइम पर, अंग्रेज़ों के टाइम पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना शुरू किया। गाँव-गाँव में, शहर शहर में रेल का जो पटरी है वो बिछाया। तो रेल के पटरी के ज़रिए ही अंग्रेज़ तिजारत करते थे हिंदुस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में, और वो अपने इम्पीरियल ट्रूप्स को, अपने जो बादशाह के, जो अंग्रेज़ के जो ट्रूप्स हैं, जो फ़ौजी हैं, वो भी सफ़र करते थे इसी रेलवे ट्रैक से, ट्रेन के ज़रिए, रेल के ज़रिए। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए फिर से हिंदुस्तान के जंगलों पर वज़न ज़्यादा आ गया, जंगलों को ही सफ़र होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स में जो स्लीपर्स हैं, जो रेलवे ट्रैक को पोजीशन में रखने की मदद करते हैं, लकड़ी का हुआ करता था, वो जो है फिर से टिम्बर इस्तेमाल होता था वहाँ पर। तो हिंदुस्तान में तकरीबन जितना जितना रेलवे बना उतना ज़्यादा स्लीपर्स, जो रेलवे में इस्तेमाल होता है, स्लीपर्स जो ट्रैक के नीचे बिछा के रखते हैं, वो सारे जो स्लीपर्स थे हिंदुस्तान के जंगलों में से ही लेते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से सब कुछ प्लान करके रखा था, और जो सफ़रर था, जो जिनको ज़्यादा मुश्किलें उठाना पड़ता था, वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान के जंगलों को ही इसका कीमत चुकाना पड़ता था। तो तकरीबन 1760 रेलवे ट्रैक्स बिछाने लगे। ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 और 2000 स्लीपर की ज़रूरत पड़ता था हर रेलवे ट्रैक के एक एक मील में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मील में 2000 स्लीपर ज़रूरत पड़ता था, 2 मील में 4000 स्लीपर की ज़रूरत पड़ते होंगे, 3 मील में 6000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ता होगा। तो ये स्लीपर्स जो है वो लकड़ी से बनाते थे, और ये जो लकड़ी हैं वो फिर से हिंदुस्तान के जंगलों से ही ब्रिटिश हासिल करते थे। द नेक्स्ट इज ओके। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने रेलवे ट्रैक्स को जब बनाया तो बहुत सारे हिंदुस्तान के जंगलों को काटना शुरू किया। फ्रॉम द 1860s अब क्या हुआ, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। बाई 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। In 1946 the length of the track had increased to over 7,65,000 kilometers. As the railway tracks spread throughout India, a larger and larger number of trees were felled. As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities.
These contractors began cutting trees indiscriminately. Forest around the railway tracks started disappearing. 1860 में 1850 में रेलवे बना, 1860 में और भी ज़्यादा रेलवे एक्सपेंड हुआ। फॉर एग्जांपल अभी हिंदुस्तान के कुछ शहर में ही थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे शहरों में जब रेलवे बनाना शुरू किया तो सारे जंगलों पर जो ट्रीज़ हैं उनको बेदर्दी के साथ काटना शुरू किया। 1890 में कहते हैं कि तकरीबन 25,500 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वो बिछाया गया अंग्रेज़ों ने। 1946 में रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है वो 7,65,000 बन गया पूरे भारत में। तो इसी तरीके से जितना जितना रेलवे ट्रैक बढ़ते गया, जितना जितना रेलवे का जो पटरी बढ़ते गया, उतना ज़्यादा वहाँ पे स्लीपर के भी इस्तेमाल होगा। स्लीपर जो कि लकड़ी का बना हुआ होता था उस टाइम पर, जो रेलवे ट्रैक को पोजीशन में रखते हैं, उसको हिलने नहीं देते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर ट्रीज़ को फेलिंग करना शुरू किया, काटना शुरू किया। 1850 में मद्रास में ही अगर हम अकेला देखेंगे तो सिर्फ मद्रास में ही 35,000 दरख्तों को काटा गया आने वाली मतलब एक साल में, सालाना। किस लिए? स्लीपर्स बनाने के लिए। सरकार क्या करते थे, इन जो दरख्तों का जो कटौती हैं, जो दरख्त को जो काटने का जो काम करते थे वो ठेकेदारों को देते थे, और ठेकेदार जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, इन सारे दरख्तों को बेदर्दी के साथ मारना या काटना शुरू किया। जब जब रेलवे ट्रैक्स ज़्यादा बनते गए, तरक्की भी हुआ, लेकिन साथ साथ में हमारे जंगलों को भी कुर्बानी देना पड़ा। और जो जो जंगल रेलवे ट्रैक के सामने हैं वहाँ पर जो है क्या किया, सारे दरख्तों को काटा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे लिए जा रहे हैं टिम्बर को, वुड को, कि किस तरीके से ट्राइबल जंगलों से ये सारे चीज़ें अंग्रेज़ों ने लिया था। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे और एक नया टॉपिक शुरू होते हैं। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, इसको करेंगे, फिर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। प्लांटेशंस। Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee, and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. The colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters at cheap rates. These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea and coffee. अभी तक हमने जो बताया जंगलों के फ़ायदे के बारे में बताया, पहले जो चैप्टर था पार्ट नंबर 1 वीडियो में, ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने जंगलों को काटा क्यों। ठीक है, तो बहुत सारे ज़मीनों को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया, जूट, ये वीट, बाकी शुगर, इन सारे चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, ताकि आराम से यूरोप में बेचकर अपने कॉन्टिनेंट में जाकर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी दरख्त काटा गया रेलवे पटरियों के लिए काटा गया। ये भी मैंने बताया कि जितना जितना रेलवे ट्रैक्स बनते गए उतना ज़्यादा हिंदुस्तान के फॉरेस्ट पीपल्स पर या जंगलों पर असर पड़ने लगा। अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि प्लांटेशंस। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के जंगलों को काटना और एक तरीक़े के लिए भी किया, मतलब जो प्लांटेशंस होते हैं, जो प्लांटेशंस यूरोप में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन था या जो इंग्लिश पीपल्स था वो असल में यूरोप कॉन्टिनेंट से था, और वो हिंदुस्तान पर कॉलोनियलिज्म की तरीके से रूल करते थे और राज करते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटेन वाले थे या जो इंग्लिश जो पीपल्स था, इनको यूरोप में कुछ ऐसे चीज़ें नहीं मिलता था जो सिर्फ इंडिया में मिलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहते हैं कि टी, कॉफ़ी, रबर, ये जो तीनों कीमती चीज़ें हैं, इनका जो प्लांटेशन है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा होता था। हिंदुस्तान के सारे जंगलों को इन्होंने तकरीबन काट दिया। कुछ जंगलों को तो रेलवे ट्रैक्स के लिए काट दिया, तो कुछ जो बाकी बचा हुआ जंगल था वो प्लांटेशन उगाने के लिए किया, ताकि यहाँ से आराम से टी, रबर और कॉफ़ी को तैयार करें और इनको फिनिश इट बनाएं और बनाकर अपने यूरोप के कॉन्टिनेंट में सबको बेच दें, जिसकी वजह से ब्रिटेन वालों को पैसे भी आ जाता था और इनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो भी पूरा होता था। लेकिन फिर से यहाँ पर नुकसान किसको उठाना पड़ता था? हिंदुस्तान की जंगलों को काटता था तो इंडिया की पीपल्स को ही उठाना पड़ता था। और जो बेचारे प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको काम ज़्यादा करवाते थे, उनको पैसे कम देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरोपियंस ने अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती मफाद के लिए हिंदुस्तान के जंगलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। रेलवे ट्रैक्स के नाम पर नुकसान पहुंचाया, प्लांटेशंस के नाम पर नुकसान पहुंचाया, और
इवन कि जो फार्मर और पीजेंट हैं, जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, उनको पैसे कम देते थे। तो हर लाइन में ब्रिटिशर का जो है काफ़ी ज़्यादा जुल्म था। अब बहुत सारे जगहों को टी, रबर और कॉफ़ी के प्लांटेशन को उगाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, काटना शुरू किया। तो इस तरीके से जंगलों की कटौती जो है, जंगलों का जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, कल हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इसके अलावा क्या क्या चीज़ें किया जिसकी वजह से जंगल में बैठने वाले लोग और जंगली जानवर और जंगली परिंदे या जो जंगल का जो ट्रीज़ हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा हमारी इंडिया के। थैंक यू सो मच फॉर योर पैशंस इन वाचिंग दिस वीडियो।